हेलो बच्चों, आज तुम लोग को सोल्यूशन में पढ़ाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो याद रखना भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज है सोल्यूशन का जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। सोल्यूट का शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। जितना ज़्यादा सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जाएगा उतना सोल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उतना चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं छोटा छोटा पार्टिकल है, मान लेते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा पार्टिकल 10 मोल है जो आपका सॉल्यूशन में जाएगा, और एक बड़ा बड़ा पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, जो आपका 5 मोल है, जो कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में। 10 मोल जा रहा है सॉल्यूशन में, ये 5 मोल जा रहा है। तो पूछेगा किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली किसका होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है। इतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफाइन लिख सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव properties are those properties which depend upon number of moles of solute particle, number of moles of क्या, solute particle, but not in क्या, shape and size। उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करेगा। उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है भाई। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ना है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा पढ़ना है भाई डिप्रेशन, डिप्रेशन चला गया, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमको डिस्कस करना हो, एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। देख लो, एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग वेपर वहां भी पढ़ाए थे रॉल्स लॉ में, तो उसी को यहां पर थोड़ा देख लो। तो हेडिंग दो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, मान लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एक क्लोज कंटेनर वोलेटाइल, इसका मतलब वेपर बनता है। तो ये सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है मान लेते हैं, जो वोलेटाइल है। इसका वेपर प्योर फॉर्म में क्या है, P0A, जो 100% वेपर बन रहा है। ठीक है, लेकिन तुम क्या किया, यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया B,
जितना ज्यादा तुम बी का नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्वेंट में ऐड करोगे उतना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में घट जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो अगर एक का वेपर बनना चाहेगा तो बी का मॉलिक्यूल रोकेगा। तुम वेपर क्यों बन रहा है, क्यों वेपर बन रहा है? दैट मीन डिपेंड किस पर किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर किया। जितना ज्यादा तुम ये बी तरह क्या है? सॉल्यूट है। जितना ज्यादा तुम बी का नंबर ऑफ मोल्स इस ए सॉल्वेंट में डालोगे उतना ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या कर देगा? कम कर देगा। मतलब इसका वेपर डिपेंड किया सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर। तो मान लेते हैं अब सॉल्यूशन बन गया। अब भाई सॉल्यूशन बन गया लेकिन बी का तो वेपर बनेगा नहीं। बी का वेपर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बी जो तेरा क्या है? नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर नहीं बनता है। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर ए का ही सॉल्यूशन वेपर बनेगा, बी का वेपर नहीं बनेगा। अब मान ले सॉल्यूशन में ए जो वेपर बना रहा है उस वेपर को हमने लिया पी ए, और यहाँ पर पी नॉट ए का वेपर ज्यादा होगा और पी ए का वेपर कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट डाल दिए। इतना ज्यादा सॉल्यूट का मोल डालेंगे उतना ए का वेपर क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मान ले ये 80% ले आया, मतलब 20% क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्स ने बताया था कि सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट हो, मान लीजिए ए और बी कंपोनेंट है लेकिन बी तेरा नॉन वोलेटाइल है, तो रॉल्स ने कहा था कि सॉल्यूशन में किसी भी कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शंस पर। जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शंस होगा उतना उसका वेपर बनेगा, और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है मास का। तो तुम मास बोल सकते हो, मास के टर्म में बोल सकते हो। जितना सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मास ज्यादा होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा, लेकिन बी का वेपर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बी तरह क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो क्या होगा भाई? ए का वेपर डिपेंड करेगा क्या? पी ए, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन किस पर करेगा? मोल फ्रैक्शन किसका करेगा? ए का। तो पी ए जब डायरेक्टली को हटाते लगाते पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब जब प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ क्या होगा? पी ए बाय क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इनटू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं इसको। अब इसी को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तुमको मालूम है कि वी नो दैट कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी विल बी कितना होता है? 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन बी निकाले क्या करेंगे रे? 1 माइनस एक्स से लिखेंगे। अब ए एक्स का वैल्यू यहाँ का पुट कर दो तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी 1 माइनस क्या हो जाएगा? पी ए बाय पी नॉट ए होगा, इसको एलसीएम ले लो तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए। ये डेरिवेशन आ जाएगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यहाँ पी नॉट ए क्या है? तो पी नॉट क्या है? प्योर फॉर्म में वेपर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जब कुछ नहीं मिलाए थे उस समय वेपर। और पी ए क्या है? तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही वेपर, लेकिन कहां पर? इन सॉल्यूशन पर। जब भी मिला दिए उस समय का वेपर। और एक्स बी क्या है? आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या? बी। अब तुमको मालूम है कि सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बी का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे रे भाई तो क्या लिखेंगे? बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन है? ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, तो ए का मोल प्लस बी का मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। हमने मान लिया कि सोल्यूशन में एन ए का नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, सॉल्वेंट का मोल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल से। तो सोल्यूट का मोल को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्टेड। जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एन बी बाय क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। अच्छा बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलिकुलर मास ऑफ बी। और एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलिकुलर मास सॉल्वेंट। यहां तक लिखो, यही था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो लिख लिया होगा। अब बात करते दूसरा स्पोलिकेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या है बारे में, तो है दूसरा पॉइंट क्या है बताओ, है आपका एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा तुम लोग डिफिनेशन लिखता है कि क्लास 9 में था बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखता था वहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है, वेपर बनता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वो भी डिफिनेशन वो भी डिफिनेशन सही है अपने स्तर पर। लेकिन अब क्लास 12 में डिफिनेशन लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि पहले बात करते हैं किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। पहले समझो, तुम लोग लिख सकता था कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, बॉइल करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वो भी ठीक है डिफिनेशन, गलत नहीं। लेकिन उससे स्टैंडर्ड इस तरह लिखना कि मान ले ये तेरा एटमॉस्फेरिक या आपका ये सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, जो इसका प्रेशर कितना है 760 mmHg है। आपका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर कितना है 760 mmHg, ध्यान देना। और इसके हम लोग यहाँ पर एक रखे हैं कंटेनर, क्लोज कंटेनर, और यहाँ वाटर है। और इस वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर या जिस टेम्परेचर पर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मान ले ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान ले हम हीट कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस में इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस टेम्परेचर को लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ नया डिफिनेशन लिखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द क्या, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है किसी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन लिखो, ये अच्छा डिफिनेशन है। तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग point is that temperature the vapor pressure of any liquid is equal to the atmospheric ATM, atmospheric vapor pressure
इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लेते हैं कि समझो कि ये आपका ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर क्लोज कंटेनर मान लेते हैं, सपोज करते हैं, और इसी वाटर है यहाँ पर, और इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं, ये वाटर को हीट कर रहे हैं। तुमको मालूम है कि वाटर जब हीट होता है तो 100 डिग्री में क्या करता है, बॉयल करता है। तो मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिए टीबी, कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस। टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, या टी नोट भी मान लिए, प्योर को नोट लगाना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर तेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये बी है जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और वाटर तेरा ए है, सॉल्वेंट है। इस बी को हम इस ए में मिला दिए तो आपका क्या बन जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसको हीट करेंगे तो क्या वाटर 100 डिग्री बॉयल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब ए प्योर था तो सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स था। तो जब उसको हम हीट किए तो 100 बॉयल किया। अब वाटर के साथ अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है, अब तुम हीट करोगे तो वाटर को रोकने वाला कौन आ गया, बी टाइप का मॉलिक्यूल्स। और इतना ज्यादा तुम बी टाइप का मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल डालोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा ए को बॉयल होने में। मतलब यहां पर इस ए का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बी का नंबर ऑफ मोल्स पर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में अब जो बी ए बॉयल कर रहा है, ये ए और बी मिलकर सॉल्यूशन बन गया। तो अब ए जो बॉयल कर रहा है इस सॉल्यूशन में, मान लो उसका नाम दिए टी बी, जो 110 डिग्री सेल्सियस से बॉयल कर रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मतलब टीबी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया एज कंपेयर टू टी नॉट बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या डाल दिया हम लोग, सॉल्यूट डाल दिए। तो सॉल्यूट क्या किया कि आपका सॉल्यूट क्या किया कि ए मॉलिक्यूल बॉयल कर रहा था, वेपर बन रहा था, वेपर बनने क्या कर दिया, कम कर दिया। कौन कम कर दिया और ज़्यादा कौन कर दिया, क्योंकि सॉल्यूट क्या करने लगा कि भाई अगर ए को अगर हीट दे रहे हैं तो ए का मॉलिक्यूल अगर बॉयल करना चाहेगा तो बी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके चलते अब 100 डिग्री में वो बॉयल नहीं करेगा, उससे ज़्यादा बॉयल करेगा, क्योंकि ए को रोकने वाला कौन आ गया, बी। और इतना ज़्यादा तुम बी को डालोगे ए में उतना ए का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और तुमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ए क्या करेगा, सॉल्यूशन में बॉयल करेगा। इसलिए तरह क्या है, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, वाटर, कहां पर, इन सॉल्यूशन में। और टी नॉट भी क्या है, क्या है रे भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया उसी बोलते एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो चेंज आया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो निकालते हैं हम लोग, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जो चेंज आया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये निकालते हैं बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा था, सॉल्वेंट का कम था, मतलब क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। और चेंज इन बॉइलिंग में क्या होगा, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या होगा, था टीबी माइनस टी नॉट बी।
ऐसी डेल्टा टी क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन शॉर्ट में लिखो बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है मोलारिटी का, मोलारिटी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि मोलारिटी क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब तुमको मालूम है कि टेम्परेचर जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर तुम टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहा है तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलालिटी जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मास। और मास जो होता है टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है। अगर तुम टेम्परेचर में चेंज करोगे तो मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा मोलालिटी पर। क्यों? यहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता मोलारिटी पर तो मोलारिटी चेंज कर जाता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मोलारिटी नहीं होगा, क्या होगा, मोलालिटी। तो क्या लिखोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसका होता है, मोलालिटी। ठीक है, और डेल्टा टी भी और डायरेक्टली हटा के क्या लगाते हैं, मान ले के भी लगा दिए। के भी को बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट बोल दिए। और मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में रहेगा तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। अगर केजी में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, अब पूछेगा कि बता रहे भाई यूनिट ऑफ केबी क्या होता है। यूनिट ऑफ केबी, केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट। तुमको क्या देखा अभी, डेल्टा टी बी जो होता है क्या होता है, के बी इंटू मोलालिटी होता है। डेल्टा टी का मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यूनिट क्या होता है बता, केल्विन। के बी का निकालना है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। मोल लिख दो, केजी इनवर्स लिख दो, और क्या। चलो हमको निकालना क्या है, के बी निकालना है। तो के बी इक्वल टू क्या होगा, के चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा बताओ, मोल। के जी इनवर्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे केल्विन, ये मोल ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। और केजी में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स, ऊपर जाएगा क्या, केजी में हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या निकल गया बताओ, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये केबी का यूनिट आ गया। चलो अब इसका तो ग्राफ देख लो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। मान ले ग्राफ बनाते हैं कि ये तेरा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जीरो। इधर आने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक समय टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इस वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को टच कर देगा, ये तेरा क्या, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। तो कोई लिक्विड को तुम हीट करते जाओगे, उसका वेपर बनते जाएगा। जब ये वेपर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर देगा तो लिक्विड क्या करेगा, उस टेम्परेचर क्या करेगा, बॉइल करने लगेगा। उसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं इस तरह से कोई लिक्विड था, यहाँ पर था, ये आपका सॉल्वेंट था, आपका हीट करते गए इस तरह से
हीट करते गए हीट करते गए हीट करते गए, इसका वेपर बढ़ते गया वेपर बढ़ते गया वेपर बढ़ते गया वेपर बढ़ते गया वेपर बढ़ते गया। एक समय ऐसा आएगा कि इस लिक्विड का वेपर इस पॉइंट को यहाँ पर छू दिया एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो उस सर्टेन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मान लो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया, T0 मान लिया। अब इस सॉल्वेंट में कुछ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अब सॉल्यूशन बन जाएगा। अब तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब क्या होगा, इस ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब इसका वेपर बढ़ते जाएगा वेपर बढ़ते जाएगा वेपर बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन का वेपर एटमॉस्फेरिक वेपर क्या कर देगा, टच कर देगा, तो उस सर्टेन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सॉल्यूशन का। इस तरह से इसको भी हीट करते जाएंगे तो इस तरह यहाँ भी टच कर देगा वो इस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, TB। अब दोनों के बीच जो डिफरेंस आया उसी हम लोग क्या बोलते हैं रे भाई, डेल्टा TB। ये तरह ग्राफ होता है, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद आज का वीडियो ही समाप्त करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तुम पहले पढ़ा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करता है उसकी बात है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन उससे अच्छा डिफिनेशन अब बताते हैं, पहले समझो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इधर जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा इधर घटेगा, ये जीरो इधर ऐसा क्या वेपर प्रेशर लिक्विड का। मान ले वाटर यहाँ पर है, वाटर। अब तुमको मालूम है वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, कितना डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। अभी रूम टेम्परेचर पर है तो लिक्विड फॉर्म में। इसको टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए, टेम्परेचर कम करते गए, घट रहा टेम्परेचर, इधर बढ़ रहा था ना, तो टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए कम करते गए कम करते गए, इस पॉइंट तक आ गए। अब इस पॉइंट से और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये लिक्विड आपका आइस बनना शुरू हो गया, ये आइस बनना। और इस टेम्परेचर मान लो इसी टेम्परेचर पर, मान लो इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, मतलब इस टेम्परेचर से ही वाटर लिक्विड सॉलिड बनना स्टार्ट किया है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वो किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, और उस पॉइंट पर वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। क्योंकि उसी पॉइंट से लिक्विड आपका आइस बनना चालू हुआ, माने वहां पर वो लिक्विड के फॉर्म में भी है और वहां पर सॉलिड के फॉर्म में है, और दोनों का वेपर क्या है, इक्वल है। तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर उसका दोनों फेज, वो सॉलिड फॉर्म फेज भी और लिक्विड फेज, दोनों का वेपर क्या हो, एक समान हो, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसी पॉइंट से ये लिक्विड आइस बनना चालू हुआ है, माने इस पॉइंट पर वो लिक्विड के फॉर्म में भी है और इस पॉइंट में वो सॉलिड के फॉर्म में है, और दोनों का वेपर क्या है, बराबर है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, दोनों का वेपर क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। चलो तुम लोग समझ में आ गया होगा। इतना टेम्परेचर था, इधर टेम्परेचर घट रहा है, इधर बढ़ रहा था। चलो माने इस पॉइंट पर क्या है, वो लिक्विड के फॉर्म में भी और आइस फॉर्म में, दोनों का वेपर बराबर है। चलो समझ में तुम लोग को आ गया। अब आता है कि सपोज करते हैं वाटर है, समझो ये वाटर है, और तुमको मालूम है रे भाई कि H2 था, और H2 का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है
टी नॉट एफ मान लेते, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 273.15 केल्विन। इतना केल्विन में वाटर क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है प्योर फॉर्म में। लेकिन अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए, वाटर को मान ले ए कंपोनेंट मान लिए, और इधर बी है, क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हम बी में डाल दिए और ये आपका सॉल्यूशन बन गया, तो अब एक का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। जितना ज्यादा तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे उतना एक का फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा। मान ले अभी कर रखे कितना, मान ले इसको 273 मानो लिया शॉर्ट में, 273 केल्विन। प्योर में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है। मतलब बोले तो इसको सेल्सियस कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मतलब अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का यहाँ पर जो आया, बी का तो बनेगा नहीं फ्रीजिंग पॉइंट, इतना तो क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अब यहाँ एक का मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया उसको मान लिए टी एफ। अब मान लिया कितना आ गया, सपोज करते आ गया 269 केल्विन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टी नॉट एफ का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था और टी एफ का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। तो कितना घटा, उसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा। तो अब यहाँ सॉल्वेंट का ज़्यादा था और सॉल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया, डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, बड़ा टेम्परेचर कौन है, सॉल्वेंट का, टी नॉट एफ माइनस क्या, टी एफ, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ गया, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और डेल्टा टी भी क्या है, डिप्रेशन इन क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पर भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली किसका होता है, मोलालिटी का, मोलालिटी, मोलालिटी। जब भी टेम्परेचर का चेंज होगा तो वहाँ मोलारिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम, और टेम्परेचर में चेंज आना मतलब वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मोलालिटी बात करता है मास का, और टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मास चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम मोलालिटी बात की कि मोलालिटी कंसंट्रेशन घट बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर मोलारिटी लिखते हैं तो टेम्परेचर घटा बढ़ा रहे हैं तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई वो वहाँ बात तो वॉल्यूम का होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। इसीलिए तो डेल्टा टी डायरेक्टली किसका होता है, मोलालिटी का, और डेल्टा टी एफ डायरेक्टली क्या लगाते हैं, के एफ। के एफ का बहुत सारा नाम है, एक ही नाम याद रखो ना यार, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। और मोलरिटी फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख दो, थोड़ा क्या दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख दो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, के एफ, मोलरिटी किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल एम से लिखते हैं। और के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट।
और इसका बहुत नाम है लेकिन एक ही नाम याद रखो ना, ठीक है। और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और तुमको मालूम है कि मोलालिटी क्या होता है, फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भाई क्या रे भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट, चलो केजी में लेते हैं, इन केजी, ग्राम में करते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते और क्या। चलो तो ये तुमको निकल गया, इसको लिख लो इस तरह से। और के एफ का यूनिट भी बना लिख लो, यहाँ क्या हो के एफ का यूनिट, तो हेडिंग दो यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ क्या था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब क्या, मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ का मतलब टेम्परेचर, तो क्या यूनिट होगा, केल्विन। के एफ इसका क्या होगा, मोलालिटी क्या होता है, मोल। केजी इनवर्स मतलब मोल पर केजी, तो क्या होगा, मोल केजी इनवर्स लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो के एफ निकाल लो, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाए, के मतलब केल्विन, मोल केजी इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो के एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, यहां से लिख लो। और याद रखना वाटर के लिए केएफ का वैल्यू हमेशा अगर नहीं दिया रहेगा तो वाटर के लिए केएफ का जो वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। बाकी सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू दिया रहेगा, अगर वाटर है, अगर वहाँ केएफ का वैल्यू नहीं दिया है तो केएफ का वैल्यू भाई 1.86 पुट करना, ठीक है। चलो इसे ग्राफ भी तुम लिख लो, थोड़ा सा ये बना लो ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा देख लो ग्राफ। कि मान लेते हैं कि आपका ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। मान लिया अभी वाटर लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर कम करते गए इस पॉइंट पर आ गए। अब इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं तो आइस फॉर्म में है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन इस पॉइंट दोनों के फॉर्म में है। यहाँ पर आपका लिक्विड के फॉर्म में भी है और यहाँ पर वो आपका सॉलिड के फॉर्म में है। अब दोनों का वेपर क्या है, सेम है, दोनों वेपर सेम है। तो मान लो किसका था ये, सॉल्वेंट का, लेकिन जब हम और इसका मान लेते इस टेम्परेचर को, यहाँ तो चला गया आइस के फॉर्म में, मान ले यहाँ पर चला गया, मान ली इस पॉइंट से, तो मान ली इस पॉइंट को हमने, इसका टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया, इसका टेम्परेचर को हमने मान लिया टी नॉट एफ मान लिया। अब सॉल्वेंट में कुछ मिला दिए, क्या मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिए, तो आपका ये पॉइंट आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, मान लो घटते 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 अब इस पॉइंट से, अब यहाँ से आपका इस पॉइंट से ये नीचे आ रहा है, माने इस पॉइंट से वो आपका लिक्विड के फॉर्म में भी है और इस पॉइंट पर क्या है, वो सॉलिड के फॉर्म पर, इस पॉइंट पर आ गया। तो उसका इस पॉइंट का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या मान लिया, टी एफ मान लिया। तो यहाँ पर क्या है, टी नॉट एफ ज़्यादा है और टी एफ क्या है, कम है। माने इस पॉइंट पर यहाँ पर सोल्यूशन का वो लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में दोनों का वेपर क्या होगा, आपस में बराबर होगा इस पॉइंट पर। तो इसी बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ बोलते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कल का वीडियो में तब तुम लोग बताएंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसमें होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और रिवर्स ऑस्मोसिस। तब तक के लिए बाय बाय।